नमस्ते दोस्तों। लास्ट इस लेक्चर में अपन ने 2018 के आरपीएससी के इस फिजिक्स के पेपर में 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट अपन 31 को क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 के एग्जैक्टली आपका वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम के लिए एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो इन दिस फ्रेम। देखो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। क्यों हुआ देखो एग्जैक्टली आपका, देखो मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए मैंने कंडीशन बना ली, ठीक है। मान लिया कि कोलिजन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल हैं जिनका मास m1 और m2 है, इनका सेंटर ऑफ मास फ्रेम कहाँ होगा, एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, बीच में का सेंटर ऑफ मास फ्रेम होगा। मतलब यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और आप इन दोनों को देखोगे अगर तो आपको क्या लगेगा कि देखो ये भी मेरी तरफ आ रहा है और ये भी क्या हो रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब जब ये पास आएंगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी क्या होगा, एग्जैक्टली इनके जस्ट बीच में रहेगा। तो इस जो सेंटर ऑफ मास पे खड़ा रहेगा उसे क्या लगेगा कि दोनों पार्टिकल मेरी ओर आ रहे हैं, जो बल्कि असल में जो बाहर का व्यक्ति जो देखे वो क्या सोचेगा कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्या होगा, जब दोनों आपस में टकराएंगे, यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा, वो एग्जैक्टली दूर जाएंगी, तो क्या होगा, उसे क्या लगेगा कि दोनों पार्टिकल मुझसे दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास पे जो व्यक्ति खड़ा होता है उसे क्या लगता है कि मैं तो रेस्ट में हूँ और ये दोनों पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मेरी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जो बल्कि असल में हो क्या रहा है, असल में ये पार्टिकल जा रहा है इससे टक्कर करने के लिए, लेकिन जब पार्टिकल इससे लगातार पास बढ़ता है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, वो सरकता है, किसकी तरफ, इस मास की तरफ सरकता है। लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो खड़ा व्यक्ति उसे क्या लगता है, दोनों मेरी तरफ ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो इन दिस फ्रेम। इसीलिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, पार्टिकल हमेशा जीरो होता है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपन 32 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 एग्जैक्टली अपन निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहता है हमें कि a uniform disk of radius a and mass m is rotating freely with angular frequency omega in the horizontal plane about an fixed vertical axis through its center, ठीक है। कोई भी एक चकती है आपकी जो कि सेंटर ऑफ एक्सिस से उसका कोई भी आपने बीच में से उसमें निकाल दिया आपने और वो उसके रोटेट वही रोटेट कर रही है, ठीक है। a particle of mass m is then suddenly attached to the rim of the disk and rotate with it। और अचानक मान लिया क्या, एक पार्टिकल आया और डिस्क की जो रिम होती है ना, मतलब आखिरी जो एज होता है, मतलब गोल जो गोल होता है ना, उसकी गोल पे एज पे टच हो गया अगर, तो न्यू एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्क की जो न्यू एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी। देखो जो उसने कहा है, अपन ने सिंपल एक डायग्राम बना लिया है। डायग्राम क्या बनाया, ये एक कोई चकती है, ठीक है, उस चकती के सेंटर से कोई अपन ने एक एक्सिस निकाली और ये रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ए है, इसका मास एम है, ठीक है। देखो पहला वाला ये केस देखो। सेकंड केस क्या था कि पार्टिकल से चिपक गया इसके रिम के ऊपर। तो अभी एक बार इस पार्टिकल को आप हटा दीजिए एक बार, ठीक है। सिंपल क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस ए पास थ्रू द सेंटर, अगर वो सेंटर से पास थ्रू होती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 ma² होता है, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एट एज, और अगर कोई पार्टिकल इस पर टच हो जाता है अगर, ठीक है, तो क्या होगा, उस डिस्क के ऊपर हल्का सा द्रव्यमान की वृद्धि हो जाती है। तो क्या होगा कि अब इस एज के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो सिंपल, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी होगी आपने। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस एज को जुड़ने के बाद क्या होगा, वो आइडियस होगा, वो किसके बराबर होगा, इस एक्सिस से निकलने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस IPN की इतनी दूरी पर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है, ठीक है। तो इस एक्सिस मोमेंट ऑफ कितना आपका 1/2 ma² है, प्लस इस एक्सिस पर जाओगे तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपका, मास इंटू आपका रेडियस का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, ma² हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, 3/2 ma² बनेगा, ठीक है। और अब क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम बिफोर इस पार्टिकल चिपकने से पहले और चिपकने के बाद दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या होगा, देखो बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कि जो जे होगा वो क्या होगा, I ओमेगा होगा, ठीक है। मतलब I का मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना है आपका, वो है 1/2 और आपका ma² है और ओमेगा वहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली जेड एस मतलब पार्टिकल टच होने के बाद ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है, वो होगा 3/2 m⍵⍴, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, इस पूरे इक्वेशन दोनों इक्वेशन को करोगे बराबर कर दो। क्यों करोगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या आपका कंजर्व है।
जब दोनों को आप कंजर्व करोगे तो क्या होगा, इसे दोनों को बराबर करना, सॉल्व करना, आप ओमेगा डैश निकालेंगे, वो कितनी आएगी, ओमेगा अपॉन 3 आएगी आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 आपका एग्जैक्टली सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पर बात करते हैं एग्जैक्टली अपन कि यंग मॉडुलस वाई, बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नीटा आर रिलेटेड। तो तीनों में क्या रिलेशन होता है एग्जैक्टली, देखो, ठीक है। तीनों को रिलेशन को मैंने क्या किया एग्जैक्टली, मैंने एक फॉर्मूले में लिख दिया यहाँ पे कि जो के और वाई और एन में क्या रिलेशन होता है, सिंपली ये एक मैथमेटिक रिलेशन होता है। जस्ट मैंने क्या किया, इसको जो सॉल्व किया इस फॉर्म में मैंने, ठीक है, और 1 मिल गया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में यहाँ पर जो आपका यंग मॉडुलस को मल्टीपल चाहिए था मुझे, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें जस्ट इस क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लिख लिया। यहाँ पर सेम कुछ नहीं किया मैंने, बस में जो भी सॉल्यूशन कट सकता है वो काट दिया, और आपको लास्ट सॉल्यूशन ये मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट आपके आंसर में दिया हुआ है। तो आपको जो भी रिलेशन मैच खाता है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करते हैं कि थ्योरेटिकली द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो नीटा लाइज बिटवीन, ठीक है। तो सिंपल आपने कई बार पढ़ा होगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको रटना पड़ता है कि पॉइजन रेशियो का जो रिलेशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से कहाँ तो है 0.5 तक होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, वो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि द एवरेज एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ई एंड इट्स रिलैक्सेशन टाइम इज टाउ, देन एवरेज पावर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। देखो एग्जैक्टली एवरेज पावर ऑफ ऑसिलेशन जो होता है, ठीक है, डैम्प्ड में क्या होता है, एवरेज ऑफ ई अपॉन टाउ रिलैक्सेशन टाइम होता है। सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन टाउ। देखो ये क्वेश्चन जो है वो पिछली बार भी आपके पेपर में पूछा गया था 2015 वाले पेपर के अंदर में, ठीक है। तो ये आपका इजी रिलेशन होगा आपका फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर 36 पे बात करते हैं, द फेज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ड्राइविंग हार्मोनिक ऑसिलेटर इन हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होगा। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसमें हाई और लो फ्रीक्वेंसी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखो कि फेज ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर इनकी प्रणोदित दोलन की जो कला होती है उसको अपन सिंपल इस प्रकार लिखते हैं, tan phi = 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, ये आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब देखो अपने क्वेश्चन क्या कहेगा, अपने को कहा गया है कि हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होगा, ठीक है। तो हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो ड्राइव्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से होनी चाहिए। तो जब आप इसको बहुत ही ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, वो एग्जैक्टली माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये वैल्यू वहाँ से लेफ्ट हो जाएगा और ये वैल्यू किस में आएगी, आपकी माइनस में रहेगी। इसको आप कैंसिल कर लेना, जो कि लगभग -0 के आसपास होगी। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जितनी हाई होगी तो इसका आउटपुट क्या होगा, 0.0000 कुछ वैल्यू आएगी, तो नियरली किसकी आएगी, वो 0 के आसपास आएगी, ठीक है। और 5 की कौन सी वैल्यू को पुट करूं ताकि मेरे को जो है वो इसकी वैल्यू 0 फाइंड आउट हो, तो आपको पता है कि 5 की वैल्यू 180 डिग्री होती है, वो हमेशा क्या होती है, tan 180 डिग्री किसके बराबर होता है, एग्जैक्टली आपके लगभग 0 के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली आपका पाई, इसका मतलब 180 डिग्री आपका इसका एग्जैक्टली आंसर होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, देखो एग्जैक्टली वो क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फेज वेलोसिटी वीपी एंड द ग्रुप वेलोसिटी वीजी, दोनों में क्या रिलेशन होगा। देखो इसको मैंने ड्राइव कर दिया तो बहुत अच्छे तरीके से, देखो मैंने यहाँ पे, ये आपका फेज वेलोसिटी होता है, W/K होता है, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा बोल सकते हैं इसको आप। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, आपका चेंज इन जो आपका ओमेगा होता है विथ रिस्पेक्ट टू के, वेव नंबर आपका, ठीक है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंपल इस प्रकार से लिखा, W/Vp.K जस्ट मल्टीप्लाई किया और इसको K के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, ठीक है। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया हो तो क्या होगा, ये आपका चेंज इन ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू K = Vp। एक बार मैंने Vp को बाहर लिया और K के साथ डिफ्रेंशिएट 1 कर दिया, प्लस K को बाहर लिया और Vp के साथ डिफ्रेंशिएट सेम कर दिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको फाइंड आउट करेंगे, सीधा अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन Vg लिख सकते हैं, ठीक है। Vp और K डेल्टा Vp और डेल्टा, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन हमें चाहिए आपके लैम्बडा में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन हमें K में नहीं चाहिए, ये रिलेशन हमें लैम्बडा में चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस K को लैम्बडा में कन्वर्ट कर दिया। K बराबर क्या होता है, 2π/λ होता है, और डेल्टा K जो मुझे यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी वो कितना, डेल्टा K/डेल्टा क्या होगा, -2π/λ²। सिंपल एक डिफरेंस करता हूँ ना कि 1/x का क्या होता है, -1/x² होता है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ है वो जाके पुट कर दीजिए आप, ठीक है। ये जो डेल्टा ω/डेल्टा किस में कन्वर्ट होगा, Vg में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपका एग्जैक्टली Vg में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये वीपी सेम रहेगा, प्लस के की वैल्यू कितनी होगी 2π/λ हुई, डॉट डेल्टा वीपी सेम वैसे रहेगा, डेल्टा के को आप क्या लिख सकते हो -2π/λ डॉट आपका डेल्टा लैम्बडा लिख सकते हो, ठीक है। और जस्ट इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका वीजी ऐसा कैसे रहेगा, ये आपका वीपी रहेगा माइनस ये 2π/λ रहेगा और ये लैम्बडा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन 2π हो जाएगा और वो भी माइनस में, ठीक है, ये माइनस आगे ले लिया मैंने, ठीक है, और डेल्टा वीपी अपॉन डेल्टा लैम्बडा हो जाएगा। यहाँ से एग्जैक्टली आप कैंसिल आउट कर दोनों करोगे तो क्या होगा, वीजी बराबर क्या होगा वीपी माइनस लैम्बडा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्बडा, ये रिलेशन एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर लो कि वीपी माइनस लैम्बडा है, ठीक है, तो ये आ गया देखो वीपी माइनस लैम्बडा डेल्टा वीपी अपॉन डेल्टा लैम्बडा और वीजी, ये आपका फर्स्ट आंसर आपका सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1346 मीटर पर सेकेंड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg अपॉन एम की बात मतलब मीटर क्यूब होगा, ठीक है। देन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाटर इज नियरली, यानी कि बल्क मॉडुलस क्या होगा, ठीक है, किसका, वाटर का। देखो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सिंपल जो भी इन्होंने दिया मैंने लिख दिया कि स्पीड ऑफ साउंड लिख लिया मैंने और डेंसिटी ऑफ वाटर भी लिख लिया मैंने, ठीक है। न्यूटन का फॉर्मूला यूज किया मैंने, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वाला, तो v बराबर क्या होता है √k/ρ होता है। के क्या होता है आपका बल्क मॉडुलस होता है आपका, ठीक है। और यहाँ से आपको बल्क मॉडुलस के निकालना है, सिंपल दोनों तरफ स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया और के की वैल्यू कितनी होगी आपका v², ठीक है, और आपका डॉट रो होगा आपका, ठीक है। और यहाँ से देखो एग्जैक्टली v² की वैल्यू पुट कर ली मैंने, ये वाली वैल्यू पुट कर ली मैंने यहाँ पर, और मल्टीप्लाई आपका ये वाली वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। जस्ट पूरा सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे देखो क्या होगा 1.8 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। आप एग्जैक्ट इसको वर्कआउट कर लेना, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द होलो हॉल इज 2000 मीटर क्यूब एंड टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज 165 यूनिट, द रिवर्बरेशन टाइम ऑफ द होल, वो क्या होगा। देखो ये भी एग्जैक्टली आपका कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और वो क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ द होल कितना है आपका, इतना दिया हुआ है आपको, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है, रिवर्बरेशन की प्रतिध्वनि काल जो आपको निकालना है, जैसे सिंपली आर कहते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो होता है 0.049 इंटू वॉल्यूम जितना है और उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये एग्जैक्टली होता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली यूज़ किया जाता है कि इचो बनाने के लिए, मतलब प्रतिध्वनि बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल मैंने क्या किया, वॉल्यूम मुझे इतना पता था, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट मैंने पुट कर दिया और सिंपल से कितना आया 0.5 सेकेंड मेरा एग्जैक्टली आंसर आएगा मेरा, ठीक है। बस एक फॉर्मूला जिसको याद था वो इसको सॉल्व कर पाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ये 40 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, वो क्या कहता है कि द म्यूजिकल इंटरवल बिटवीन एनी टू कंस्टिट्यूटिव टोन्स इन द 12/ET टेम्पर्ड म्यूजिकल स्केल, इनकी जो म्यूजिकल स्केल होती है ना 12/ET वाली, इसमें कोई भी क्रमशः दो जो ट्यून्स होती हैं उनके बीच में इंटरवल कितना होता है। देखो मैंने क्या किया, मेरे को जो अवेलेबल हो मैंने क्या किया, इसको एक वो जो हॉल्स होते हैं उसके अंदर वो बना लिए कि ये एग्जैक्टली आपका पहला होता है, फिर आपका फर्स्ट 0 होल होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटिन्यूस में 12 होल होते हैं ट्यून्स के, ठीक है। और इसमें ट्यूनिंग जो की जाती है वो किस पर की जाती है आपका, वो की जाती है फर्स्ट के लिए कितना होता है 2/0/12 होता है, ठीक है। ये कितना होता है 2⁻1/12, ये होता है 2⁻2/12, ये 3/12, 4/12, कंटिन्यूस 12/12 होता है। ये एग्जैक्टली स्पेसिंग रखी जाती है इनके बीच में, ठीक है। अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू कंस्टिट्यूटिव टोन्स, मतलब क्रमशः एक के बाद दूसरी जो होती है इनमें क्या डिफरेंस होगा। तो देखो मान लिया मैंने ये दोनों ले ली, मैंने ये वाली और ये वाली ले ली मैंने, ठीक है। तो 2⁻7/12 माइनस 2⁻6/12, जब को पता है कि आपको जब भी बेस सेम होते हैं आपके, तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो एग्जैक्टली एडिंग और सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसको आप देखोगे तो क्या होगा 2⁻1/12 आपका आंसर आएगा। मैंने कि प्रत्येक में किसी में भी डिफरेंस निकाल लेना दो क्रमशः में आप, ठीक है। तो डिफरेंस आपका क्या आएगा आपका 2⁻1/12 ही आएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा 2⁻1/12 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द डिस्टेंस, हियर n इज, इनकी कह रहा है कि हमें बता रहा है हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लीनियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल जो होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है r के होता है हमारा, लेकिन वो उसकी r की पावर क्या होती है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इसका डायग्राम है जैसे बना लिया, ये मान लिया कोई भी एक लीनियर क्वाड्रपोल मोमेंट है,
क्वाड्रपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसमें चार कोई भी चार्ज रखे हुए हैं और लीनियरली वो किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके मिल रहे हैं, मान लिया पी पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू V अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन उसकी डिस्टेंस R होती है, ये डिस्टेंस R होती है, ठीक है। ये R1 हो गई, ये आपकी R2 हो गई, ये आपकी R3 हो गई, ये आपकी R4 हो गई, ठीक है। और जो पोटेंशियल होता है आपका वो हमेशा क्या होता है, इक्वल टू K P अपॉन R की क्यूब होता है, ठीक है। और ये एग्जैक्टली फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। P यहाँ पर क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब देखो इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करता हूँ अगर मैं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा क्वाड्रपोल के अंदर, वो मिलेगा K P अपॉन R की पावर 4 जस्ट होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को पूछा गया कि R की कितनी पावर के वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली E की इन्वर्स पर किसको होगा 1 अपॉन R की पावर 4 के होगा, तो इसमें R की पावर कितनी होगी आपकी 4 होगी आपकी, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर में क्या होना चाहिए, R की पावर 4, ये एग्जैक्टली हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए। यहाँ देखो उसको ध्यान रखना, इसमें ऑलरेडी इन्वर्सली दिया हुआ था, अगर इन्वर्सली नहीं दिया हुआ होता तो हमें -4 करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली लास्ट ईयर आया भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। द क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई R इक्वल टू A E की पावर स्क्वायर, ठीक है, और m0 c स्क्वायर। हियर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A, और कांस्टेंट A की वैल्यू क्या होगी, देखो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो देखो फॉर्मूला फॉर द क्लासिकल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा एग्जैक्टली R इक्वल टू 3/5 डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या उसको आप के भी ले सकते हो, डॉट E स्क्वायर और m0 c स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जैक्टली क्लासिकल रेडियस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है कि हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए R इक्वल टू A डॉट आपका E की स्क्वायर और m0 c स्क्वायर, ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो इसमें A क्या होगा, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों कंपेयर करने में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका मतलब A किसके बराबर है, A बराबर है 3/5 डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3/20 पाई एप्सिलॉन 0 आपका एग्जैक्टली क्या होगा आंसर होगा आपका, यानी कि आपका 3/20 पाई एप्सिलॉन का क्या होगा आंसर होगा आपका। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कहाँ गया है, देखो अपन क्वेश्चन 43 ले आते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन 43, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ठीक है। वो कह रहा है कि ए डाइलेक्ट्रिक स्पेयर है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है आपका एप्सिलॉन R है, ठीक है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E जरूर, और कहाँ रखा गया, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया जो यूनिफॉर्म है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्पेयर इज गिवन बाय, यानी कि उस डाइलेक्ट्रिक स्पेयर के अंदर जो होगा, वो स्पेयर के अंदर क्या होगा, जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखो जो अपने क्वेश्चन ने कहा अपन ने इसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, कि मान लिया ये कोई एक स्पेयर है, ठीक है, और वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है। आपको पता है जब भी कोई स्पेयर इस प्रकार रखा जाता है अगर, तो क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो हमेशा स्पेयर के अंदर से होकर निकलता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस तरफ बह रहा है, वो हमेशा इस स्पेयर के अंदर से होकर निकलेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से होकर निकलेगा तो पोलराइजेशन क्रिएट होगा, ठीक है। देखो इधर कि सुपर पोजिशन ऑफ फील्ड ई इनसाइड बॉल, इस बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन होगी, वो एग्जैक्टली ये कंडीशन होगी, ई बराबर E0 क्या है आपका, ये आपका इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस पी आपका क्या है पोलराइजेबिलिटी है अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको याद होना बहुत जरूरी है, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि पोलराइजेबिलिटी फॉर डाइलेक्ट्रिक स्पेयर, पोलराइजेबिलिटी जो P होती है वो किसी डाइलेक्ट्रिक स्पेयर के लिए इस प्रकार लिखी जाती है, ये फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। P बराबर आपका एप्सिलॉन R -1 एप्सिलॉन 0 और E, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है वो आप यहाँ जाके पुट कर सकते हो आप, ठीक है। जब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो क्या होगा, E बराबर E0 माइनस पोलराइजेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया आपने, और ये 3 एप्सिलॉन 0 हो गया, इसको आप सोल्व करिए, आपका कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपकी वैल्यू आपको ये वाली फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना क्या है, आपको E निकालना है, जस्ट इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे वैल्यू इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसका जो अल्टीमेट सॉल्यूशन जो आएगा E का, वो क्या आएगा एग्जैक्टली 3E0 अपॉन एप्सिलॉन R+2, ये आपका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये ऑप्शन जो है C, वो आपका एग्जैक्टली सही होगा, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 44 भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था और ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि इसमें से द करेक्ट क्लाउसिस-मोसर्टी रिलेशन, करेक्ट मोशन क्या होगा। देखो सिंपल, क्लाउसिस-मोसर्टी रिलेशन क्या होता है, ये एग्जैक्ट रिलेशन होता है किसके बीच में होता है, रिलेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टू द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, दोनों में क्या होता है एग्जैक्टली ये कनेक्शन होता है। लेकिन ये कब होता है, ओनली फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसके लिए होता है, केवल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए होता है, और वो भी किसके लिए, लॉर्डजेंट लोकल फील्ड ऑब्टेन, अगर जिसमें लॉर्डजेंट लोकल फील्ड ऑब्टेन हो रहा हो, उसका सिंपल एक फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, अल्फा बराबर 3 एप्सिलॉन 0/n एप्सिलॉन r, ठीक है, -1 और एप्सिलॉन r + 2, ये फॉर्मूला लिखा जाता है। यहाँ पर अल्फा क्या होता है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती है, n आपका नंबर ऑफ एटम्स होता है, यूनिट वॉल्यूम होता है, एप्सिलॉन 0 का परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, और आपका ईयर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। इसको हल्का सा आप चेंज करोगे तो क्या होगा, ये n ऊपर आएगा, 3 अल्फा हो जाएगा अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन r -1 एप्सिलॉन r + 2, ये एग्जैक्टिव फार्मूला आपका सही होगा, ठीक है। कौन सा वाला होगा एग्जैक्टली आपका, ये वाला फार्मूला सही होगा एग्जैक्टली आपका, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 45 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये देखो मैक्सवेल इक्वेशन के लिए जो स्टेटमेंट दिया वो कहते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन आर नॉट लीनियर। देखो ये पहले गलत हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन हमेशा क्या होती है, लीनियर होती है, ठीक है। तो आगे की बात ही खत्म होगी पूरी हमारी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है हमेशा नॉन लीनियर नहीं होती है, लीनियर होती है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं बेसिकली क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोलराइजेबिलिटी वेक्टर पी आर रिलेट। देखो तीनों जो हैं वो किस प्रकार रिलेशन करते हैं, ये देखो ये एग्जैक्टली मैथमेटिकली जो मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वही हमारी इक्वेशन है। ये एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है, डी जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लस आपका पी आपका पोलराइजेशन वेक्टर होता है, ठीक है। ये किसके रिलेशन होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है। हो सकता है इस बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछा, हो सकता है अगली बार वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछ ले। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपका एग्जैक्टली ये वाला रिलेशन होता है आपका, ठीक है। ये एग्जैक्टली आपके जिसको ये रिलेशन याद होते हैं वही लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है ए गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग मास m is at rest in thermal equilibrium at the absolute temperature T. If Vx and Vy are the Cartesian component of velocity of a molecule, what is the mean value of Vx plus Pvy का स्क्वायर where B is constant। देखो ये जो पूरा क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि कोई गैस है वो इक्विलिब्रियम में रखी गई है और वहाँ पर टेम्परेचर कोई T लिया गया है और वहाँ पे जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है Vx और Vy जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी किसकी, मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। अब अगर कि मीन वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की मीन वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो क्या करेंगे अपने को एग्जैक्टली सिंपल, मैंने ये एक फंक्शन पूरा लिख दिया है जो अपने को बोला गया है कि मुझे इसकी मीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, खोल दिया सिंपल के, प्रत्येक का स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल जो भी यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे इसका बी स्क्वायर, फिर 2b और जो भी 1 2 है, ठीक है। आपको बताएं कि जो मॉलिक्यूल्स की जो सिंगल वेलोसिटी का जो आपका एवरेज होता है वो हमेशा 0 होता है, और स्क्वायर की वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होता है, KT/m आपका m होता है आपका। बस इन वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, KT/m हो जाएगा पहले के लिए, पर यहाँ बी स्क्वायर बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा KT/m हो जाएगा, प्लस इन दोनों क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी आपका 0 है। इस प्रकार देखो आपका फॉर्मूला इस पर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला एग्जैक्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसके बराबर, और एग्जैक्ट आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर के पेपर में भी क्वेश्चन आया था आपका। ये क्वेश्चन कहता है कि चूज द रॉन्ग मैक्सवेल रिलेशन फॉर द थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है। देखो मैंने मैक्सवेल की इक्वेशन मैंने चारों लिख दी है मैंने यहाँ पर। इन चारों इक्वेशन के अलावा जो भी इक्वेशन होगी वो मैक्सवेल की इक्वेशन क्या होगी, गलत होगी रिलेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि द डेंसिटी ऑफ लिक्विड हीलियम इज मैक्सिमम। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि लिक्विड हीलियम की जो डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी आपकी, ठीक है। देखो एग्जैक्टली द डेंसिटी ऑफ लिक्विड हीलियम इज मैक्सिमम एट 2.177 केल्विन, ठीक है। तो इतने केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। डेंसिटी कितनी होती है, 36.53 मोल पर टेम क्यूब होती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर ऑप्शन में जो सबसे नियरेस्ट जो दिया गया वो कितना दिया गया, 2.19 केल्विन दिया गया,
ठीक है, तो ये आपका इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि द एंथैल्पी ऑफ गैस बिफोर एंड आफ्टर जूल थॉम्सन एक्सपेंशन आर 80 कैलोरीज एंड 120 कैलोरीज रेस्पेक्टिवली। इफ एंथैल्पी ऑफ इमर्जेंट लिक्विड इज 40 कैलोरीज देन व्हाट फ्रिक्शन ऑफ गैस विल बी लिक्विफाइड। ठीक है, इस जूल थॉम्सन एक्सपेंशन में कितनी गैस जो है वो लिक्विफाई होती है। तो एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है वो असल में रीजनरेटिंग कूलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें इसका यूज किस में किया जाता है, यूज टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में किया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, ये किया जाता है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन मेथड काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो आफ्टर एंथैल्पी है जो हमें गिवन है, इनिशियल एंथैल्पी हमें गिवन है और इमर्जेंट लिक्विड एंथैल्पी भी हमें गिवन है। फ्रिक्शन ऑफ गैस, कितनी गैस जो है वो लिक्विफाइड होगी, ठीक है, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है HF, HI, HF और HL। ठीक है, इनकी सबकी वैल्यू में दी हुई है, मैंने मल्टीप्लाई 100 कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को आंसर परसेंटेज में चाहिए था। ठीक है, जस्ट मैंने इसको सोल्व आउट किया। ठीक है, और आंसर कितना आता है अपना 50% इसका आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, ठीक है, चेंज फ्रॉम V to 10V इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इनके आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वॉल्यूम V से 10V चेंज हो रहा है। देन चेंज इन द एंट्रोपी विल बी, तो एंट्रोपी में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसके लिए अपन ने क्या किया, जो भी फॉर्मूला यूज होता है, फॉर्मूला क्या यूज होता है कि एक्सप्रेस फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो होता है उसके लिए क्या लिखा है कि उसमें जो एंट्रोपी जो चेंज होती है उसको इस मैथमेटिकल फॉर्मूले द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, जहां पर V2 और V1 क्या है, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम है, और N आपका क्या 1 मोल गैस है जो आपको गिवन है। T आपका कांस्टेंट है क्योंकि उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, और S आपको एंट्रोपी मिल जाएगी जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करोगे। ठीक है, सिंपल देखो एग्जैक्टली अपन ने ये वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे 10V फाइनल था और इनिशियल कितना था, V था, और इस जो ILN जो आपका है इसको एग्जैक्ट अपने log 10 बेस में कन्वर्ट कर लिया 2.303 को मल्टीप्लाई करके। सिमिलर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एस कितनी मिलेगी 2.303 R, ये आपकी एग्जैक्टली एंट्रोपी मिलेगी। तो एग्जैक्ट देखो आपका आंसर कौन सही होगा, आपका C वाला आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि द नंबर ऑफ वेज थ्रू विच 3 फर्मियंस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 4 एनर्जी लेवल आर। इनकी कोई भी आपके पास फर्मियंस है, आपके पास वो भी 3 फर्मियंस है और आपके पास 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, तो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी उनकी अरेंजमेंट की हो सकती है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा कि फर्मियंस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, वो एग्जैक्टली यूज़ किया जाता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि नो 2 फर्मियन एग्जिस्ट इन सेम स्टेट, यानी कि किसी भी एक स्टेट में 2 फर्मियन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली 1 2 3 4 मेरे पास अगर ये 4 स्टेट है मेरे पास अगर, ठीक है, तो इन 4 स्टेट को आप देखो कि इसमें अगर आपका फर्मियन है, इसमें आपका फर्मियन है, इसमें आपका फर्मियन है, ठीक है, तीनों फर्मियंस क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, 2 फर्मियन एक साथ नहीं रह सकते। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई आपकी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हुई कि ये वाला जो फर्मियन है वो उठ करके ऊपर वाले में चला गया। ठीक है, फिर ये नई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं पर भी क्या होगा, 2 फर्मियन एक स्टेट में नहीं है, सब अलग अलग में है। फिर क्या हुआ कि ये जो फर्मियन है बीच वाला ये उठ करके नीचे वाले में आ गया, ये पे तीसरी स्टेट हो गई है। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हुआ कि ये जो फर्मियन है उठ करके ऊपर चला गया। ये 4 ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके अरेंजमेंट्स के, आप अरेंज करके देख लेना। ठीक है, ये तो हुआ एग्जैक्टली डायग्रामेटिक अरेंजमेंट हुआ। अपन बात करते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको एग्जैक्टली किसी भी नंबर ऑफ फर्मियंस के अरेंजमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा ओमेगा द्वारा लिखा जाता है, जहाँ पर जो फैक्टोरियल ऑफ जी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स। कितनी स्टेट दी गई है आपको, 4 स्टेट दी गई। ठीक है, और आपका एन का फैक्टर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल आपको दिए गए हैं, और ये GI माइनस NI का माइनस होता है। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली आप वैल्यूज पुट करो आप अगर, तो क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल होता है। सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। यानी कि मैथमेटिकली में हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और एग्जैक्टली डायग्रामेटिक हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कहता है कि इन ए गिवन सर्किट इफ सोर्स डिलीवर मैक्सिमम पावर टू लोड देन लोड इंडिपेंडेंस मस्ट बी।
देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो पिछली बार आरपीएससी 2015 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करके, ठीक है। उसके लिए देखो अपन ने क्या किया, देखो यहाँ पे इस प्रकार का जो आपका जो डायग्राम दिया हुआ है मैंने सेम यहाँ पर बना लिया है, और वो कह रहे हैं कि भैया इस सर्किट डायग्राम के अंदर मैक्सिमम जो पावर है वो लोड पर कब होगा। देखो याद रखना इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम लोड वाला वो किस थ्योरम का होता है, वो होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का होता है, ठीक है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है हमारा। इस सर्किट डायग्राम को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ लिया है, ठीक है। देखो पहला पार्ट क्या है, इसका आधा पार्ट ए और बी से क्या केवल पहले वाला पार्ट वो इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, कि आपका ये वाला ये लगा हुआ है और आपका जो ये RS ZS जो आपका रेजिस्टेंस है असल में ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है। ये किस किस कंबाइंड रेजिस्टेंस है, ZS देखो मैंने ऊपर से लिखा है वो किस, एक तो R इक्विवेलेंट का, यानी कोई भी रेजिस्टेंस का कोई भी एक पैटर्न हो सकता है, एक तो उसका इक्विवेलेंट होगा प्लस इसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। मान लिया इसके साथ L इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा JX इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो X जो इम्पिडेंस है या जो रेजिस्टेंस हो किसका है, कॉइल का है आपका, ठीक है। ये आपका आधा पार्ट हो गया, ठीक है। इसका आधा पार्ट मैंने यहाँ नीचे बनाया, देखो दिख रहा है आपको एग्जैक्टली। ये आधा पार्ट जो है वो आधा पार्ट किससे बना हुआ है, ZL जो आपका है वो कंबाइंडली इन दोनों से मिलकर बना है, जिसमें एक तो क्या होगा इन रेजिस्टेंस का क्या होगा इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो RL लोड बोलती है मैंने, ठीक है। प्लस ये जो इम्पिडेंस होगा वो एग्जैक्टली JXC लिख लिया मैंने, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली ये मेरे को दोनों मिल गए हैं आपके ZS और आपके ZL मैक्सिमम पावर थ्योरम से, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली ZS जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया वो कितना दिया गया, 120 + 40J मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा, और X इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आपका 40 के बराबर होगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन से आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें अब पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V.I होता है, और यहाँ पे अगर V को चेंज करूँ मैं ओम के नियम से I R में तो हो जाएगा I² R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो सिंपल करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगा। तो इससे सर्किट में वोल्टेज कितना था, E था आपका, और वहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, ZS प्लस आपका ZL हो रहा है। ZS और ZL की वैल्यू को मैंने ऊपर से यहाँ से पुट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों को मैंने एक चीज़ थोड़ा सा सोल्व आउट कर लिया है, ठीक है। आप इसको सोल्व आउट करो तो क्या आपको फाइंड आउट होगा, आपको I करंट की वैल्यू फाइंड आउट होगी आपको ये वाली। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देना क्योंकि आपको पावर निकालनी है। तो देखो एग्जैक्टली आपका जो पावर एट लोड पे, पावर एट लोड क्या आएगी एग्जैक्टली आपका वही सिंपल आपका जो होगा I² की वैल्यू को मैंने यहाँ से लिख दिया पूरा, E² हो जाएगा, नीचे का पोर्शन पूरा स्क्वायर में हो जाएगा और आपका RL गुणा में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पावर मैक्सिमम कब होगी, जब ये वाला जो टर्म है आपका, ठीक है, ये क्या हो, ये 0 के बराबर हो, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर क्या होगा, ये वाला टर्म आपके 0 के बराबर होगा, और इससे क्या फाइंड आउट हुआ कि X इक्विवेलेंट किसके बराबर है, -XC के बराबर है। यानी कि जो आपका कॉइल L का जो इम्पिडेंस है, ठीक है, उतना ही इम्पिडेंस किसका होगा, C का इम्पिडेंस होगा, लेकिन इन अपोजिट, किसमें होगा, इन अपोजिट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ X इक्विवेलेंट इज इंडक्टर, यानी कि अपने क्या लिया, अपने इंडक्टर लिया है, ठीक है, देन XC क्या होगा, कैपेसिटर होगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर ऊपर वाले सर्किट में यहाँ आप कैपेसिटर लेते हो अगर, तो यहाँ आपको इंडक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ZL पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगी, कि ZL जो आपका ZL ऊपर लिया था आपने, ठीक है, जो आपका ZL ये था आपका, ठीक है, तो ZL में RL जो होगा वो है जैसे रहेगा, वो किसके बराबर होगा, R इक्विवेलेंट के बराबर होगा, और जो XC बराबर किसके बराबर होगा, वो एग्जैक्टली X इक्विवेलेंट के बराबर होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि देखो एग्जैक्टली लिखा है ना, X इक्विवेलेंट इसका -XC के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ZL जो होगा वो RL - JX इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप RL से और यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ भी R इक्विवेलेंट आएगा और यहाँ पर भी R इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, RL लोड बनेगा आपका, ठीक है। तो एक्चुअली देखो जो RL की वैल्यू 120 वैसी की वैसी रहेगी जो वैल्यू इसकी Z इक्विवेलेंट की थी, ठीक है। और X इक्विवेलेंट की जो 40 वैल्यू है वो असल में माइनस लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि X इक्विवेलेंट किसके बराबर, -XC के बराबर है। देखो एग्जैक्टली RL - JX इक्विवेलेंट जो है वो कैसे हो जाएगा, 120 - 40J, जो कि देखो आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, प्लस दिया हुआ था, मैक्सिमम लोड के लिए ये वाला क्या हो जाता है, बेसिकली आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन नंबर 53 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 54 पे बात करते हैं, ठीक है। ये अपन एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि द RMS वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर इज 300/√2 voltage. The peak inverse voltage of each of diode of the
रेक्टिफायर विल बी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी एक फुल वेव रेक्टिफायर है, उसमें जो आरएमएस वैल्यू है वो एग्जैक्टली इस प्रकार डिफाइन की गई है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज ईच ऑफ डायोड क्या होगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फुल वेव रेक्टिफायर बना लिया। मैंने यहाँ पर वी आर एम एस की वैल्यू मुझे दी गई है। रिलेशन किस में, वी आर एम एस में और मैक्सिमम वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाता है कि वी आर एम एस इक्वल टू वी मैक्स अपॉन √2, इस प्रकार लिखा जाता है। इस फॉर्मूले को आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, वी मैक्स आपको क्या मिलेगा, √2 और वी आर एम एस मिलेगा आपको, ठीक है। तो यानी कि, या फिर इसको आप सिंपल इस प्रकार भी कर सकते हो आप, इसको सिर्फ वज्र गुणा करके, ठीक है। अब देखो वी मैक्स जो है वो √2 और वी आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली आपके ऊपर से आप पुट करोगे, आप यहाँ पर ये पुट करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 300 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली जो रिलेशन मिला है वो किसके लिए मिला है आपको, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए नहीं मिला है, ये एग्जैक्टली हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है, ठीक है। लेकिन पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इज 2 वी मैक्स, यानी कि जो फुल वेव के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी मैक्स की जस्ट डबल होती है। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे इस वैल्यू को जस्ट डबल करना पड़ेगा, वो कितना होगा, 600 वोल्टेज। यानी कि अगर मुझे ये क्वेश्चन पूछता हाफ वेव के लिए पूछता अगर, तो 300 वोल्टेज सही था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की पावर क्या हो जाती है आपकी, डबल हो जाती है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 54 तक देखा। नेक्स्ट में हम 55 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।